दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता से ईडी ने दिल्ली में पूछताछ की। कविता से ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब किए। दिल्ली वाकई उनकी रिहाइशगाह पर बीआरएस कारकुनान ने जमकर के कविता की हिमायत में नारेबाजी की। ईडी के सामने पेशी से पहले दिल्ली वाकई केसीआर के घर पर भारत राष्ट्र समिति के नेताओं, सांसदों और विधायकों का जमावड़ा देखने को मिला। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ले चलते हैं आपको हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला के पास। शराब घोटाले को लेकर बीआरएस की नेता और केसीआर की बेटी के कविता से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। मैं इस वक्त ठीक ईडी के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं ये ईडी का दफ्तर है और कहीं ना कहीं इसके अंदर के कविता से पूछताछ चल रही है। सुबह लगभग 11:15 पर के कविता यहां पर पहुंची। ईडी ने उनको आज 11 मार्च है, आज के लिए उनको नोटिस दिया हुआ था और आज उन्होंने पूछताछ में सहयोग करने की बात कही थी। इससे पहले 9 मार्च को उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में महिला आरक्षण बिल को लेकर एक धरना दे रही हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ टाइम चाहिए, जिसके बाद उनको ईडी की तरफ से टाइम दिया गया। 2 दिन बाद फिर से बुलाया गया और आज वो डेट है 11 मार्च, जब उनको यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कविता से पूछताछ चल रही है, तो इस ईडी के पूरे दफ्तर को बैरिकेड कर दिया गया है चारों तरफ से। बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नागेश है, गज्जल नागेश है। सर, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आज ईडी पूछताछ कर रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको? यह हमारा कविता जी के ऊपर जो आरोप है निराधारण है। ये कविता जी को पॉलिटिकल दबाव करने का वजह से, पॉलिटिकल मारने का वजह से, पॉलिटिकल उसको पाँव खींचने का वजह से ये काम है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी आप लोग 2014 से देख रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों से आगे नहीं बढ़ना, कोई पॉलिटिकल देश के अंदर नहीं रहना, पूरे पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने का वजह से ये ऐसा काम कर रहे हैं। और जो ईडी होंदो, सीबीआई होंदो, जो एजेंसीज केंद्र के जो एजेंसीज होंदो, पूरे भारतीय जनता पार्टी का अनुबंध समस्या का जैसा काम कर रहा है। सर, तेलंगाना में कहाँ से आए हैं आप? मैं हैदराबाद का हूँ, तेलंगाना। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका और आप यहाँ पर किस वजह से मौजूद हैं? मेरा नाम नारायण रेड्डी है, मैं करीमनगर से आया हूँ। जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ईडी ने पूछताछ के लिए के कविता को अब बुलाया है, तो आपको क्या लगता है कि के कविता से ईडी जो पूछताछ कर रही है वो किस एंगल से कर रही है, और जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये पूरा झूठ है, कुछ नहीं होता। लीगली पूरा क्लियर है, विदाउट एविडेंस है। खाली ऐसे सताने के लिए, पॉलिटिकली सफर करने के लिए कर रहे हैं। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बीआरएस के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और के कविता की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति के तहत ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में तेलंगाना के अंदर चुनाव है और कहीं ना कहीं बीआरएस ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी को सीटें मैसर नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले चुनावों में 63 और उसके बाद फिर 83 जो ये आंकड़ा है, ये कहीं ना कहीं बीआरएस को मिला था। 119 सीटें हैं तेलंगाना के अंदर। समझने वाली बात है कि तेलंगाना के अंदर 119 सीटें हैं, जिसको लेकर बीआरएस बहुत मजबूत है। कांग्रेस की अगर आप सीटों की बात करेंगे तो 19 और 21 ये वो आंकड़ा था जो उनको विधानसभा के अंदर मिला था। तो कहीं ना कहीं बीआरएस ये आरोप लगा रही है कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी मजबूत नहीं है, बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है और इसके लिए वो ईडी और सीबीआई और जो दूसरी सेंट्रल एजेंसियां हैं उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर रही है। के कविता ने यहां पर यह भी कहा है कि एनआईए ने 500 से ज्यादा बार कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया है, उनको परेशान किया है और 16 से 17 ये वो फिगर है, 16 से 17 ये वो नाम है, 16 से 17 ये वो लोग हैं जिसको कहीं ना कहीं ईडी ने, सीबीआई ने अलग अलग तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर परेशान किया। ये आरोप लगा रही है के कविता। फिलहाल आरोप कुछ भी हो, लेकिन अभी इतना है जरूर कि ईडी के दफ्तर में कविता मौजूद है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। हम शाम तक यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार आपको दिखाएंगे कि आखिरकार के कविता और ईडी जब के कविता से पूछताछ करेगी उसके बाद क्या तफ्तीश में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, किन किन मुद्दों पर लेकर बात होगी, किन किन बिंदुओं पर सवाल किए जाएंगे और आखिरकार ईडी कौन कौन से वो सवाल पूछेगी, शाम तक बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने जेल से बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम और आप के सीनियर नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा, सर आप मुझे जेल में डालकर परेशान कर सकते हैं लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता ने उन दिनों को भी याद किया जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से परेशान थे। उन्होंने अपनी मौजूदा हालत की भारत के स्वतंत्रता संग्राम से तुलना करते हुए कहा, कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए मगर उनके हौसले नहीं टूटे।
राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेताओं और कारकुनान ने जयपुर में सड़क पर उतरकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये मुजाहिरा बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की हिमायत में सरकार के खिलाफ किया गया। दरअसल कई दिनों से पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों की पत्नियां सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रही हैं। उनका इल्जाम है कि सरकार ने उनसे किए गए वादों को पूरा नहीं किया। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पुलवामा के शहीद के गांव जा रहे थे। इस दौरान पुलिस पर उनके साथ बदसलूकी करने का इल्जाम लगा है। इसमें वो जख्मी भी हो गए हैं। इसके खिलाफ बीजेपी ने सड़क पर उतरकर जमकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। पुलवामा अटैक में शहीदों की पत्नियां गहलोत सरकार पर ये इल्जाम लगा रही हैं कि जब उनके पति पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, तब सरकार ने उन्हें यकीन दिलाया था कि शहीदों के नाम पर स्कूल, स्मारक और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देंगे। लेकिन सरकार ने इन तमाम मांगों में से किसी भी चीज को पूरा नहीं किया। शहीद जवानों की पत्नियों की मांग को सरकार इसलिए नकार रही है क्योंकि शहीदों की पत्नियां अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने की बात कह रही हैं। गहलोत सरकार का कहना है कि ये उनके बच्चों के साथ गलत होगा। जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब रियासत की सरकार उन्हें नौकरी देगी। इसी बात को लेकर 12 दिनों से गहलोत सरकार और शहीदों की पत्नियों में खींचतान मची हुई है। राजस्थान में पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के धरने प्रदर्शन ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर बीजेपी की कौमी सेक्रेटरी अलका गुर्जर ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान में पुलवामा की वीरांगनाओं का मुद्दा गहराता जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहादत के बाद अब सियासत शुरू हुई है, इस सभी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अलका गुर्जर जी हैं। आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं और राजस्थान को बखूबी समझती भी हैं क्योंकि राजस्थान से ताल्लुकात रखती हैं। मैम, बहुत स्वागत है। एक बात बताइए, जिस तरीके से अब राजस्थान में हो रहा है, अब तो सचिन पायलट ने ही गहलोत साहब पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा भाई ईगो सामने क्यों लेकर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, आखिर अब तक जो घटनाक्रम हुआ इस पूरे चैप्टर को आप क्या समझ रही हैं? देखिए, वैसे ये राजनीति का इश्यू नहीं है, ये वीरांगनाओं के और उसके परिवार के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। वीरांगनाएं कुछ चाहती थी, वो मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहती थी। मुख्यमंत्री निवास जाना भी उनका यही एक मकसद था। आज सुना है चैनल्स पे कि आज मुख्यमंत्री जी ने उन्हें समय दिया है। ये समय 4 दिन पहले भी दिया जा सकता था। उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। आपको कहीं कोई परेशानी है या कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनके सामने बैठ के बातें कर सकते थे, लेकिन उसके बजाय उन पर लाठीचार्ज करवाना, उनको अरेस्ट करवाना, जबरन उनको उठाकर जेल में ठूसने का, हॉस्पिटल्स में ठूसने का काम करना, निश्चित रूप से ये मानवीयता भी नहीं है। राजनीति तो बहुत दूर की बात है। गहलोत साहब ये कह रहे हैं 1999 का वो वक्त था जब कारगिल के समय में 56 शहादत हुई थी राजस्थान से और उस सभी के सभी को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं उस समय केंद्र सरकार से बातचीत की थी और कहीं ना कहीं राजस्थान के हर एक व्यक्ति जिसने शहादत दी थी उसका पूरा सम्मान किया था। लेकिन आज बीजेपी इसको कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है, इस पर सियासत कर रही है और उन्होंने गाहे बगाहे किरोड़ी लाल मीणा का जो रोल है उसको लेकर भी निशाना साधा है। सियासत का ये इशू ही नहीं है। शहीदों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उन परिवारों के इशू को सियासत से जोड़ना बहुत गलत है। लेकिन उनकी जो मांग है उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए, नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम वो संतुष्ट हों, उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहेंगी? इससे घृणित काम और कोई नहीं हो सकता कि आप वीरांगनाओं पर लाठीचार्ज करते हैं, उनको जबरन उठाकर हॉस्पिटल्स में ठूंसते हैं। राजनीति से परे ये मानवीयता भी नहीं है। इसलिए बहुत गलत हो रहा है वहाँ जो हो रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में प्रदर्शन भी किया है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार पूरी तौर पर उन वीरांगनाओं के साथ है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अलका गुर्जर जी को सुन रहे हैं जिनका ये कहना है कि सीएम और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भले ही वीरांगनाओं के साथ ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ी हुई है। कैमरा पर्सन राघवी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। वहीं राजस्थान में वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर सतीश पुनिया ने जयपुर में वकीलों की हिमायत में उतरकर रियासती सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग की है। सदन में स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस बात को मजबूती से रखने का भी काम किया, जिसको पूरे प्रदेश ने, हमारे पूरी वकील बिरादरी ने और सामान्य समाज के लोगों ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा और पूरी ताकत से रखा। मैं बार को और बार के तमाम साथियों को साधुवाद दूंगा इस बात के लिए
कि आप सब लोगों ने एकता के साथ में, संजीदगी के साथ में भी, और लोकतंत्र ने जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है उस आवाज को मुखर करने का काम किया। और जब लोकतंत्र में कोई ताकत से बात कही जाती है, एकता से बात कही जाती है, शिद्दत से बात की जाती है, कोई भी सरकार उसको मानने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैं आप सब लोगों को भरोसा देता हूं, केवल यही नहीं, एक परिवार के सदस्य के नाते भी, एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते भी आपको ही भरोसा देता हूं कि इस पूरी बिरादरी के लिए जब आवश्यकता पड़ेगी, जैसी पड़ेगी, हम सब लोग मिलकर भलाई के लिए काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार ने जो आश्वस्त किया है। गुजरात विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर मरकज से 2002 के गोधरा दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। विकास के मंत्र को हथियार बनाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए विश्व फलक पर भारत का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाए, ऐसी स्थिति का निर्माण करना क्या यह गलत बात है? जिस व्यक्ति ने तपस्या करके अपना पूरा जीवन गुजरात को, ये देश को विश्व में एक अलग स्थान देने हेतु खर्च कर दिया, इस व्यक्ति को एवं भारत देश को बदनाम करने हेतु बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही वाले भारत देश के गुजरात विधानसभा और यह विधानसभा सदन में इकट्ठा हुए सभी विधायकों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह योग्य है? माननीय अध्यक्ष श्री, आ 156 ધારાસભ્યોનો અવાજ નથી, આ સંપૂર્ણ ગુજરાતનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, ગુજરાતના એક એક વ્યક્તિનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી। મારી આપને વિનંતી છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી કે અમારી ગુજરાત વિધાનસભાના એક એક સાથી ધારાસભ્યોની આ માંગ કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવે। માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, આ ઢોંગી બીબીસી દ્વારા જે ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે તેના ખિલાફમાં કડકમાં કડક માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી એક્શન લેવામાં આવે એવી અમારા સૌ સાથી સભ્યોની માંગણી છે। માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, મારી આપને વિનંતી છે। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में तेजस्वी यादव को सीबीआई ने अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया। इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच की जद में है। इससे पहले 4 फरवरी को भी तेजस्वी यादव को सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वो विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे। इस बार तेजस्वी यादव ने सीबीआई को पत्र लिखकर पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए समन टालने की मांग की है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी इत्तेहाद वाली झारखंड की हेमंत सोरेन हुकूमत के रवैये के खिलाफ मुस्लिम अक़लियत में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। मुस्लिम समाजी और सियासी रहनुमा का इल्ज़ाम है कि असेंबली इंतखाबात से कब्ल किए गए वादों के तई रियासती हुकूमत गैर संजीदा रवैया अपना रही है। उन्होंने हुकूमत से उनके वादों को याद दिलाते हुए जल्द से जल्द उन्हें पूरा करने का मुतालबा किया है। वहीं ऐसा न होने पर आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र खुद का लहिया अमल तय करने की चेतावनी दी है। देखिए, महागठबंधन सरकार का गठन हुए इस झारखंड में चौथा साल चढ़ रहा है और चौथा साल में जो अल्पसंख्यकों के साथ और ख़ास करके मुसलमानों के साथ उन्होंने चुनाव में वादा किया था, जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसके मुताबिक एक भी काम नहीं हुआ। ना तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कोई योजनाएं बनाई गई और ना ही अल्पसंख्यकों के विकास या उनके अधिकार से जुड़े हुए जो दूसरे मसाइल हैं, हम जिसे की बात कर ले कि भाई प्रधानमंत्री न्यू 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार हर साल जो है हर राज्यों को पैसा राशि देता है, लेकिन झारखंड को एक भी पैसा जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। कारण झारखंड से एक भी प्रस्ताव पिछले 4 वर्षों में नहीं गया और 4 वर्षों से झारखंड जो है अल्पसंख्यक विकास की राशि से वंचित है। तो ये एक बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि 544 उर्दू स्कूल जो बिहार के पीरियड से चल रहे थे उनका नाम को हटा दिया गया, उनके स्टेटस को समाप्त कर दिया गया। अब वो उर्दू स्कूल सामान्य विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। वहाँ जुम्मा का छुट्टी समाप्त कर दिया गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का डायरेक्शन दिया गया। उसके अलावा हम बात करते हैं कि रांची में जो है 10 जून को गोली कांड हुए, जो लोग मारे गए या जो घायल हुए उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, उनको जो है दोषी करार दिया गया। मॉब लिंचिंग पर
सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन, हम खुद पिटिशनर रहे हैं, अब तक जो है उसको रोकने के लिए अब कानून नहीं बना है और ना है पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया गया। झारखंड में किसी भी प्रकार का बोर्ड निगम आयोग का गठन नहीं किया गया है और वक्फ प्रॉपर्टीज जो है हमारे जो है आज भी जो विवादों में है, दूसरे के कब्जों में है। ऐसे कई मसले, उर्दू को लेकर कई मसाइल हैं। आप देखिए कि 4400 उर्दू शिक्षक में 3712 पद आज भी खाली पड़े हैं और महागठबंधन सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। अभी आलिम और फाजिल जो डिग्री, जिस डिग्री के आधार पर जो है 2019 में हाई स्कूलों में लोग शिक्षक बने थे, अभी ये कहा जा रहा है कि भाई वो डिग्री की कोई मान्यता नहीं है, आप फाजिल के साथ बीए लाओ, आप जो है बीए के साथ एमए लाओ। इस प्रकार का मांग जो है इस सरकार में किया जा रहा है। आप देखिएगा खुट्टी में जो एसडीएम रियाज अहमद साहब थे, उनके ऊपर कई मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। तो लगातार जो है अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, उपेक्षाएं की जा रही हैं और इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है और आप इसका असर रामगढ़ चुनाव, उपचुनाव में आपने देखा होगा और आने वाले समय में ये नाराजगी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, हम लोग तहरीक चला रहे हैं। रामगढ़ में भी हम लोगों ने तहरीक चलाया था और पलामू में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। बहुत जल्द संथाल परगना में भी हम लोग जो है कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मेरा नाम एस अली है। देखिए, सरकार जो है बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है। मुस्लिम इश्यूज़ की बात तो दूर की बात, जो हमारी जो ज़रूरियात है, जो बुनियादी चीज़ें, उस पर भी कोई फोकस नहीं कर रही है। आज जो सबसे बुरा हाल है, जो कम से कम इतने साल से सरकार चल रही है, ना तो मदरसा बोर्ड बना, ना माइनॉरिटी कमीशन का अभी तक कोई काम हो रहा है, ना कोई भी इस तरह काम जिससे एजुकेशन और हेल्थ में भी काम होना चाहिए मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से। सरकार अनदेखी कर रही है और इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और ये सरकार अगर बनी है तो यकीनी तौर पर मुसलमानों को बहुत उम्मीद थी कि सरकार हम बना रहे हैं और एक ऐसी सरकार बन रही थी जो सेकुलरिज्म के नाम पर बनाई गई और हर जगह पूरे झारखंड राज्य के 2400 ज़िले में खासतौर से मुस्लिम हैं, उन्होंने काफ़ी निर्णायक मत का इसमें प्रयोग किया। लेकिन अफसोस है कि हम लोग आज बहुत अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इस पर अगर अभी भी सीरियस नहीं हुई तो बहुत जल्द 1 साल के अंदर अंदर फिर मौका मिलेगा और सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस साल हिंदुस्तान से हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हज सफर के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। हज यात्रा 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की आखिरी तारीख जो 10 मार्च थी, उसे मरकजी सरकार के वजारत ए अक़लियत के ऑर्डर पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ाकर 20 मार्च कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए इस मुतालिक एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब लोग 20 मार्च शाम 5 बजे तक हज पर जाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सदर मोहसिन रजा ने खुशी का इजहार करते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। हज पर जाने वाले आज़मीनों के लिए एक बहुत अहम और खुशी की खबर भारत सरकार की तरफ से, आदरणीय मोदी जी की तरफ से, कि 10 मार्च जो अंतिम तिथि थी रजिस्ट्रेशन की, उसको बढ़ाकर 20 मार्च 2023 कर दिया गया है। अब आप आराम से अपना आवेदन कर सकते हैं और जाने वाली लिस्ट में अपना नाम करा सकते हैं। आपके लिए एक बार फिर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि 10 दिनों का और अवसर मिला। जो लोग नहीं आवेदन कर सके हैं वो अपना आवेदन अब 20 मार्च 2023 तक कर सकते हैं। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने एक इजलास को खिताब कर कहा था कि राम राज्य और निजाम ए मुस्तफ़ा में कोई अंतर नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सलमान खुर्शीद के इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सलमान खुर्शीद साहब के बयान से हमें इत्तफाक नहीं है। वो राम राज और निज़ाम मुस्तफ़ा को एक बता रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस्लामी निज़ाम या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात हैं और दूसरी तरफ जो है वो राम राज के जो फरामीन हैं वो एक हो जाएं। ये दोनों नामुमकिन चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को अलग अलग नुक्ते नज़र से देखा जाना चाहिए। राम राज का जो नुक्ते नज़र है वो अलग है और उसका मतमह नज़र अलग है और निज़ाम मुस्तफ़ा का जो फ़लसफ़ा है वो अलग है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ में जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। अब रह गई बाकी खूबियाँ और खामियाँ, तो ये एक अलग बहस का मुद्दा है।